हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज लेवल से हटकर थोड़ा बात करने जा रहे हैं कि भारत विकसित देश क्यों नहीं है। भारत विकसित देश क्यों नहीं है, इसके तमाम सारे कारण आप जानते होंगे, लेकिन भारत विकसित देश क्यों नहीं है, इस पर आज हम अपना नज़रिया रखने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक कि मैं समझ पाता हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हमने पढ़ा, ये पढ़ाया गया और आज भी किसी हद तक बात सही है कि भारत में कृषि की प्रधानता है। लेकिन इसके बावजूद कृषि एक उद्योग के रूप में विकसित नहीं है। जितना उद्योग के रूप में विकसित होना चाहिए उतना उस रूप में विकसित नहीं है। या फिर यदि यदि कृषि के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया, उसमें शॉर्टकट अपनाए गए, रासायनिक खादों या केमिकल्स का कहीं कहीं पर इतना अधिक प्रयोग कर दिया गया कि जमीन की उत्पादकता ही लगभग समाप्त हो गई है या काफ़ी कम हो गई है। या फिर जिसके कारण जो कृषि प्रोडक्ट आए उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ा। जब उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ा तो मनुष्यों की भी कार्यक्षमता पर असर पड़ा। अर्थात दूसरी बात कि अभी भी भारत में औद्योगिक पिछड़ापन है। भारत में अभी भी औद्योगिक पिछड़ापन है। ये बात सही है कि हाँ, कुछ क्षेत्र उद्योगों के मामले में केवल कुछ परसेंटेज विकसित हैं। बाकी या तो विकासशील कंडीशंस में इंडस्ट्री है, या पर्सन या बिजनेसमैन है, या फिर वो अभी पिछड़ेपन का शिकार है। जिसका एक कारण और भी है कि कार्यकुशल विशेषज्ञों का अभाव है। यदि कहीं पर कार्यकुशल विशेषज्ञ हैं तो उनको परचेज करने वाले, उनकी सेवाओं को परचेज करने वाले बिजनेसमैनों का अभाव है। ये भी भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में एक बाधा है कि जो कि विशेषज्ञों का सही तरीके से यूज नहीं हो पाता। साथ ही साथ विशेषज्ञों का सही तरीके से निर्माण भी नहीं हो पाता। विशेषज्ञों के सही तरीके से निर्माण और यूज के संदर्भ में बात ये आती है कि कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं, कुछ ऐसी फर्म, दुकान, कंपनी हैं जिनमें यदि थोड़ा बहुत भी विशेषज्ञों का यदि यूज़ कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर काफ़ी बेहतर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर बिजनेसमैन इन एक्सपर्ट जो विभिन्न कोच, ट्रेनर या एडवाइज़र के रूप में हैं या वर्किंग एक्सपर्ट के रूप में हैं, उनकी सेवाओं को वो यूज़ नहीं करना चाहते, परचेज नहीं करना चाहते। शायद ये भी कारण हो सकता है कि शायद हमारे बिजनेस सीक्रेट ओपन हो जाएंगे या हमारी जो स्ट्रेटजी है वो लोगों को पता चल जाएगी। आदि कई भी कारण हो सकते हैं। साथ ही साथ हम अभी तक उद्यमिता के विकास के संदर्भ में जो भी प्रयास हुए हैं या हो रहे हैं वो अभी भी पर्याप्त नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्यों की जो उत्पादकता है, यहाँ के जो मानवीय संसाधन है, वहाँ की जो उत्पादकता है वो अभी उस लेवल पर नहीं बढ़ पाई है कि भारत को विकसित देश बना सके। हालांकि एक्टिविटी बढ़ी है। आज के संदर्भ में कॉमर्शियल एक्टिविटी भी बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है भारत में जो अभी भी नौकरी को सपोर्ट करते हैं, जो अभी भी नौकरी पाना चाहते हैं। यही कारण होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कहीं गवर्नमेंट की अगर 100-200 जगह निकली तो लाखों लोग वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जब बिजनेस के ऑप्शंस सभी लोगों के पास में खुले हुए हैं,
हर व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, हर लिंग का व्यक्ति कर सकता है, हर धर्म जाति का व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। स्वतंत्र है, स्वतंत्र है करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कम करते हैं, कम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, या स्टार्ट करने के बावजूद भी कम लोग हैं जो उसको कामयाबी तक पहुंचा पाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अभी भी सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण है कि अभी लोगों की विकसित मानसिकता औसत रूप में पनप नहीं पाई है, औसत रूप में पनप नहीं पाई। साथ ही साथ कि भले ही आज उस लेवल पर हम अपने आसपास में उस गरीबी को नहीं देख पा रहे हों, लेकिन जो विकसित राष्ट्र बनने के संदर्भ में या विकसित व्यक्ति बनने के संदर्भ में जिस अमीरी की, जिस क्वालिटी की, जिस संपन्नता की आवश्यकता है, संभवतः वो आज संपन्नता की अभी वो मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाई है आम जनमानस में। कारण कि जब तक आम जनमानस भी उस विकसित स्टेज तक नहीं पहुंचेगा, तब तक एक संपूर्ण राष्ट्र विकसित बनना संभव नहीं हो पाएगा। भले ही आज के दौर में राष्ट्र का कुछ भाग या कुछ लोग विकसित स्टेज तक आ गए हैं या विकसित स्टेज तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी समग्र भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया है। अब ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार विकसित राष्ट्र की परिभाषा क्या होती है? क्या अधिकतम भौतिकवादी राष्ट्र विकसित राष्ट्र होते हैं? आखिरकार विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं? आमतौर पर हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में, जैसे कि अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, रूस है, इंग्लैंड है, ये कुछ देशों के नाम हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखते हैं कि हाँ, ये विकसित राष्ट्र हैं। विकसित राष्ट्र हैं, यहाँ की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय या वहाँ के जो साधन हैं उनके उपयोग या उनके निर्माण या उनकी प्रोडक्टिविटी के आधार पर हम कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं कि कौन राष्ट्र विकसित है, कौन नहीं है। कहने का अर्थ है कि यदि देखा जाए एक संदर्भ में, तो हम ये पाते हैं कि दुनिया में जो 200 से अधिक ऊपर देश हैं, उन देशों को कुछ श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया है। विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और मतलब स्ट्रगल करने वाले राष्ट्र या पिछड़े देश कह लीजिएगा, जो विभिन्न दृष्टिकोणों के मामले में पिछड़े हुए हैं और जो विभिन्न मार्गों या विभिन्न तरीकों या कह लीजिएगा विभिन्न क्षेत्रों में जो पिछड़े हुए हैं, अधिकांशतः क्षेत्रों में जो पिछड़े हुए हैं, उन्हें हम पिछड़े राष्ट्र कह दे सकते हैं। जो अधिकांशतः मामलों में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो अधिकांशतः सेक्टरों में जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो राष्ट्र अधिकांश सेक्टरों में, उन राष्ट्रों को हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखते हैं या रख चुके हैं, जहाँ पर एक तरफ ये भी बात आती है कि विकसित राष्ट्र भौतिक संपन्नता को भी प्रदर्शित करता है, या ये भी कह लीजिएगा कि क्योंकि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय भी विकसित राष्ट्र को निर्धारित करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो जो राष्ट्रीय आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है, यह एक भौतिकता से रिलेटेड है, भौतिक तरक्की से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, कॉमर्शियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो विकसित राष्ट्र को बनाने में महत्वपूर्ण रोल कॉमर्शियल डेवलपमेंट का भी होता है। यदि हम भारत की बात करें तो आज भारत दुनिया में मानवीय संसाधनों के मामले में सबसे टॉप पर है।
अर्थात जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 पर है। कहने का अर्थ यह कि मानवीय संसाधन की उपलब्धता के मामले में भारत नंबर 1 पर आता है। लेकिन इसके बावजूद भारत विकसित राष्ट्र क्यों नहीं बन पाता है, या विकसित राष्ट्र कैसे बन सकता है, या विकसित राष्ट्र की कहाँ पर एक संभावनाएं नजर आती हैं? यूँ तो तमाम सारी संभावनाएं हैं। यदि औद्योगिक क्रांति हुई तो उसमें भी उन पॉजिटिव क्रिएटिव वैज्ञानिकों का योगदान, और वो वैज्ञानिक आम आदमी से ही बने। आम आदमियों ने जब रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट पर फोकस किया, जब आम आदमियों में से कुछ आदमियों ने या आम आदमियों ने जब सर्च, रिसर्च, डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंट, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी पर फोकस किया और उस पर लगातार प्रयास किया, तो कुछ लोग आगे चल करके कामयाब होते होते साइंटिस्ट बन गए। तो उन्होंने तमाम सारी चीज़ों का आविष्कार कर डाला, जिससे औद्योगिक क्रांति हुई। इस औद्योगिक क्रांति से पहले सभ्य राष्ट्र थे, असभ्य राष्ट्र थे, या अविकसित राष्ट्र थे। सभ्य राष्ट्र थे, असभ्य राष्ट्र थे, या फिर अविकसित या पिछड़े हुए या अति पिछड़े हुए या गरीब राष्ट्र थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद में जो बदलाव आया, हर सेक्टर में जो बदलाव आया, तो उससे विकसित राष्ट्र की अवधारणा को जन्म मिला, विकसित राष्ट्र की परिभाषा को जन्म मिला, विकसित राष्ट्र की एक पहचान को जन्म मिला कि हाँ, विकसित राष्ट्र भी हो सकते हैं। राष्ट्र यदि अपना विकास करें तो विकसित भी हो सकते हैं, और विकसित हो करके वो न केवल अपने नागरिकों को बल्कि दुनिया के नागरिकों को भी बेहतर जीवन जीने की, बल्कि जीवन को विकसित करने की सुविधाएं और साधन उपलब्ध करा सकते हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि औद्योगिक क्रांति के बाद में विकसित राष्ट्र की अवधारणा आई। हालांकि औद्योगिक क्रांति के बाद में पूंजीवाद भी आया, जिसका भले कहीं पर कुछ संदर्भों में विरोध किया गया हो, लेकिन जो पूंजीवाद है कदाचित शायद औद्योगिक डेवलपमेंट के पीछे एक महत्वपूर्ण आकर्षण होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और इन सारी परिस्थितियों में होता यह है कि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, समाज का कुछ भाग 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। 2 भागों में, एक कह लीजिएगा 3 भागों में। एक वो जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में विजय को हासिल करता हुआ टॉप 20% में पहुंच जाता है, और दूसरा वह तबका जो मुसीबतों का या समस्याओं का सामना नहीं कर पाता, इसकी एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी कम होती है, वो हताश, निराश, टूटता बिखरता हुआ न्यूनतम 20% में पहुंच जाता है। अब 20 उधर 20 इधर, बचा 60%। जो 60% है ये लगभग मिडिल क्लास रह जाता है, ये स्ट्रगल करता है। और वो अपर वाला 20%, उस 20% में भी टॉप 10%, 5% या फिर 1% में जाने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। वो फिर इधर मिडिल क्लास का जो 60% है उसमें आने का प्रयास नहीं करता है। और ये जो 20% है सबसे लोअर वाला, ये उसी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, मुसीबतों में अपने आपको किसी न किसी तरीके से काट डालता है या जीवन जीने का प्रयास करता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि इस प्रकार की ये कंडीशंस ने, औद्योगिक क्रांति ने ये बदलाव समाज को दिया कि एक तबका आगे बढ़ता चला गया, जिसने संघर्ष किया, जिसने स्ट्रगल किया, वो आगे बढ़ता चला गया। एक तबका पीछे पिछड़ता चला गया, कारण कोई भी हो, अर्थात ये तबका बाद में बाउंस बैक
नहीं कर सका है। तो कहने का अर्थ ये बनता है, इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर जब विकसित राष्ट्र की अवधारणा आई और विकसित राष्ट्र की उपलब्धियों को पिछड़े हुए राष्ट्र या विकासशील राष्ट्र या विकास के लिए स्ट्रगल करने वाले राष्ट्र, इन्होंने देखा कि इससे ये बेनिफिट होते हैं, इससे लोगों को ये सुविधाएं मिलती हैं, इससे राष्ट्र संपन्न होता है। तो उन्होंने भी अपने प्रयत्न स्टार्ट कर दिए, औद्योगिक रूप में, व्यापारिक रूप में, सामाजिक रूप में, रिसर्च के बारे में, एक्सपेरिमेंट के मामले में, अनुसंधान के मामले में। तो कहने का अर्थ यह बनता है, जिसके कारण वो आज भले ही वो पिछड़े हुए हों या विकासशील हों, लेकिन वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ चुके हैं। तो आज भारत के संदर्भ में भी भारत निरंतर विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। लेकिन अभी भी इस बात की आवश्यकता है कि ये जो मानवीय संसाधन है जिसका यदि हम बेहतर उपयोग करें, यदि हम अपने समय का बेहतर उपयोग करें, तो निश्चित तौर पर हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कहने का अर्थ यह कि ये जो भारत के पास में मानवीय संसाधन है, ये यदि अपने आप पर आ जाए, यदि कुछ व्यक्ति यदि पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति ला सकते हैं, तो भारत में 140 करोड़ से अधिक लोग हैं, ये क्यों नहीं विकास की आंधी को ला सकते हैं, ये क्यों नहीं भारत को राष्ट्र बना सकते हैं। केवल इन्हें जागने की आवश्यकता है, केवल इन्हें अपनी वैल्यू को, अपने महत्व को समझने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।